नमस्कार दोस्तों, मैं अमन राज आप लोगों को स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल स्टडी विथ अमन पे। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि परिवेष्टन या नाकाबंदी किसे कहते हैं। परिवेष्टन या नाकाबंदी, जिसे अंग्रेजी में ब्लॉकेट भी कहते हैं। दोस्तों, नाकाबंदी के बाद जैसे ही होता है, हम लोगों के दिमाग में बस एक ही बात आता है कि जब पुलिस किसी अपराधी को पकड़ने के लिए एक पर्टिकुलर क्षेत्र को घेर लेता है ताकि उस पर कार्रवाई कर सके, उसे ही हम लोग नाकाबंदी कहते हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कानून में नाकाबंदी ऐसा नहीं होता है। आइए अब हम लोग जानते हैं कि परिवेष्टन का अर्थ क्या होता है। परिवेष्टन का अर्थ है नाकाबंदी करना। नाकाबंदी, जब शत्रु के समुद्र तट को अपनी जंगी पोतों से घेर लिया जाता है और उसके जहाज़ों को आने जाने पर रोक लगा दिया जाता है, अर्थात बाहरी राज्यों से उसका संपर्क को काट दिया जाता है, उसी को नाकाबंदी कहते हैं। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि जब हम अपने दुश्मन के बंदरगाह और समुद्र तट को अपने जंगी पोतों से घेर लेते हैं और उसके जहाज़ों को न बाहर जाने देते हैं और न किसी जहाज़ को अंदर जाने देते हैं, उसी को हम लोग नाकाबंदी कहते हैं। प्रोफेसर ओपेनहीम के अनुसार सभी राष्ट्रों के जलयान या वायुयान के प्रवेश या निकासी के प्रयोजन को रोकने से शत्रु के समुद्र तट या उसके किसी भाग पर पहुंच को सैनिक द्वारा रोके जाने की प्रक्रिया को नाकाबंदी कहा जाता है। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि वायुयान हो या जलयान, जब किसी देश को घेर लिया जाता है और उसमें न आने दिया जाता है और न जाने दिया जाता है, उसी को नाकाबंदी कहते हैं। सर्वप्रथम नाकाबंदी 16वीं सदी में डचों ने किया था और उसने कहा यदि डच सैनिक किसी तट को घेर लेता है तो उससे बाहर निकलना या अंदर जाना अपराध माना जाएगा और दंड के रूप में जहाज और माल को जब्त कर लिया जाएगा। दोस्तों, सर्वप्रथम जब डच ने नाकाबंदी किया तो उसने यह कहा कि जब उसका सैनिक किसी क्षेत्र को घेर लेगा तो उससे बाहर निकलेगा जो और उसके अंदर जो जाने का कोशिश करेगा, उसे गुनहगार माना जाएगा और उसे दंड भी दिया जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि नाकाबंदी का उद्देश्य क्या होता है। नाकाबंदी का उद्देश्य शत्रु देश को कमजोर बनाकर उसे आत्मसमर्पण के लिए विवश करना है या शत्रु राज्य को हानि पहुंचाना है। दोस्तों, कोई भी देश किसी राज्य पर तभी नाकाबंदी करता है जब उसे आर्थिक स्थिति या किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाना चाहता है, उसे झुकाना चाहता है या उसे अपने दबदबा में रखना चाहता है। दोस्तों, क्योंकि यदि नाकाबंदी कर लिया जाएगा तो कोई भी व्यक्ति न बाहर जाएगा न कोई सामान अंदर जाएगा। इस प्रकार क्या होगा, वह धीरे धीरे कमजोर होता जाएगा और लास्ट में आत्मसमर्पण के लिए मजबूर हो जाएगा और इस प्रकार वह जैसे ही कमजोर होगा वह झुक जाएगा। पेरिस और लंदन की घोषणाएं। पेरिस की घोषणा 1856 में हुआ। इसमें यह घोषणा किया गया इसको पालनीय और प्रभावशाली होना आवश्यक है। यानी जब कोई देश किसी देश को नाकाबंदी करेगा तो उसको प्रभावशाली और पालनीय होना आवश्यक है। ऐसा नहीं कि नाकाबंदी कर दिया गया और कोई भी आ रहा है और कोई भी जा रहा है। लंदन की घोषणा 1909 में हुआ। इसमें पेरिस की घोषणा को भी शामिल किया गया। इसके साथ ही यह घोषणा किया गया कि नाकाबंदी से पूर्व अन्य राज्यों की यह जानकारी दी जानी चाहिए कि यह कब से लागू होगा और कहां तक, यानी किस क्षेत्र तक लागू होगा। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि जब नाकाबंदी होगा तो नाकाबंदी कब से लागू होगा और किस क्षेत्र तक नाकाबंदी रहेगा, इसका बताना जरूरी है। सिर्फ शत्रु के बंदरगाहों और समुद्र तटों में परिवेष्टन होगा, इसके आगे के क्षेत्रों में नहीं होना चाहिए। यानी जो शत्रु है सिर्फ उसी का समुद्र तट और बंदरगाहों को परिवेष्टन किया जाएगा, अन्य क्षेत्र को परिवेष्टन नहीं किया जाएगा। अन्य देश के जहाज़ों को सिर्फ कार्यवाही स्थल में पाए जाने पर ही जब्त या पकड़ा जा सकता है। यानी जब एक बार घोषणा हो जाएगा उसके बाद में कार्यवाही स्थल में जो यदि जहाज पाया जाएगा उसी को जब्त किया जाएगा या पकड़ा जाएगा। यदि कार्यवाही क्षेत्र से कोई व्यक्ति बाहर है या कोई जहाज बाहर है, उस टाइम में उसके ऊपर कार्यवाही नहीं किया जाएगा। यदि
अधिकारी के द्वारा सूचना दे दी जाती है कि नाकाबंदी की या घोषणा कर दिया गया जाता है, उसके बाद भी यदि कोई जहाज आएगा या जाएगा उसको जब्त कर लिया जाएगा तथा उसे दोषी माना जाएगा। यानी एक बार जब नाकाबंदी की घोषणा कर दिया जाएगा तो उसके बाद में कोई भी जहाज आएगा या जाएगा उसको दोषी माना जाएगा और उसको दंडित किया जाएगा। उसी समय यदि कोई जहाज या उससे लदा हुआ माल किसी और जगह जा रहा हो जहां तटावरोध नहीं है, उसे नहीं पकड़ा जा सकता है। दोस्तों इसका मतलब यह है कि घोषणा हो गया है लेकिन उसी समय में वह जहाज उस क्षेत्र में जा रहा है जहां पे नाकाबंदी का कार्यवाही क्षेत्र नहीं है, तो उस समय में उसको नहीं पकड़ा जाएगा या उसको जब्त नहीं किया जाएगा। यदि कोई नाकाबंदी या परिवेष्टन को तोड़ने की कोशिश करेगा उसको दोषी मानकर उसे दंडित किया जाएगा और उसके माल को जब्त कर लिया जाएगा। यानी जब नाकाबंदी लग जाएगा उस टाइम में यदि कोई उसे तोड़ने की कोशिश करेगा, यानी कोई जब अंदर जाने की कोशिश करेगा और बाहर जाने की कोशिश करेगा, उसको दोषी माना जाएगा और उसको दंडित किया जाएगा और उसके माल को जब्त कर नष्ट भी कर दिया जा सकता है। परिवेष्टन के लक्षण या विशेषताएं। दोस्तों आइए अब हम लोग इसे पॉइंट के माध्यम से जानते हैं। पॉइंट नंबर 1, नाकाबंदी युद्ध पोत द्वारा की जानी चाहिए। दोस्तों इसका मतलब यह है कि नाकाबंदी जब भी होगा युद्ध पोत के द्वारा ही होगा, किसी अन्य साधनों से नहीं होगा। पॉइंट नंबर 2, परिवेष्टन का लक्ष्य केवल शत्रु का समुद्र तट होता है, वायु या स्थल मार्ग नहीं है। दोस्तों इसका मतलब यह है कि जब भी नाकाबंदी होगा समुद्र तट ही होगा, स्थल मार्ग या वायु मार्ग नहीं होगा। पॉइंट नंबर 3, नाकाबंदी द्वारा प्रवेश और निर्गमन दोनों को रोक दिया जाता है। इस प्रकार उस राज्य को बाहर से कोई सहायता नहीं मिल पाता है। दोस्तों इसका मतलब यह है कि नाकाबंदी जब किया जाता है तो उस टाइम में आने और जाने दोनों पे रोक लगा दिया जाता है, इस प्रकार उसको मदद नहीं मिल पाता है। पॉइंट नंबर 4, परिवेष्टन में भेदभाव नहीं किया जा सकता है। यह सभी देश के जहाज और वायुयानों पर एक समान रूप से लागू होता है। दोस्तों इसका मतलब यह है कि जब भी एक बार परिवेष्टन लागू होगा, यानी जब एक बार नाकाबंदी लागू हो जाएगा तो सभी देशों के साथ में समान रूप से लागू होगा। ऐसा नहीं है कि किसी देश के जहाज को आने दिया जाएगा और किसी देश के जहाज को जाने दिया जाएगा, वह सभी के साथ में एक समान रूप से लागू होगा। पॉइंट नंबर 5, नाकाबंदी एक युद्ध जैसी ही क्रियाशीलता है। दोस्तों इसका मतलब यह है कि नाकाबंदी एक युद्ध नहीं है, लेकिन यह युद्ध के समान ही है, क्योंकि इसका भी उद्देश्य शत्रु को हानि पहुंचाना ही है। दोस्तों आइए अब हम लोग परिवेष्टन के प्रकार के बारे में जानते हैं। पॉइंट नंबर 1, कागजी परिवेष्टन। यह परिवेष्टन का वह रूप है जिसमें सिर्फ घोषणा किया जाता है लेकिन वह राज्य उसे लागू करने का समर्थ नहीं रखता है। दोस्तों इसका मतलब यह है कि सिर्फ कागजी कार्रवाई होता है, बोल दिया जाता है कि परिवेष्टन कर दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसे कोई तोड़ भी देता है क्योंकि वह उसका समर्थ नहीं रखता है कि वह पूर्ण रूप से उसे लागू कर सके। पॉइंट नंबर 2, प्रभावशाली परिवेष्टन। जब कोई राज्य अपने युद्ध पोतों से किसी राज्य के बंदरगाह को या समुद्र तट को घेर लेता है उसे प्रभावशाली परिवेष्टन या नाकाबंदी कहते हैं। दोस्तों इसका मतलब यह है कि जब जंगी जहाज़ों से किसी देश के समुद्र तट या बंदरगाह को घेर लिया जाता है और न ही किसी जहाज को बाहर जाने दिया जाता है और न ही किसी जहाज को अंदर आने दिया जाता है, उसे ही हम लोग प्रभावशाली परिवेष्टन कहते हैं। पॉइंट नंबर 3, सामरिक परिवेष्टन। परिवेष्टन का वह रूप है जिसमें शत्रु राज्य को प्राप्त होने वाली सहायता को रोक दिया जाता है। दोस्तों इसका मतलब यह है कि नाकाबंदी कर दिया जाता है और जब कोई दूसरे जगह से उसको सहायता करने के लिए आता है तो उसे जब्त कर लिया जाता है, उसे सहायता नहीं करने दिया जाता है, उसे ही सामरिक परिवेष्टन कहते हैं। पॉइंट नंबर 4, व्यापारिक परिवेष्टन। यह वह परिवेष्टन है जिसमें शत्रु को अन्य देशों से व्यापारिक विच्छिन्न कर दिया जाता है। दोस्तों इसका मतलब यह है कि इस परिवेष्टन में सिर्फ उसका जो व्यापारिक है उसको तोड़ दिया जाता है, व्यापारिक संपर्क को ही सिर्फ नष्ट किया जाता है। आइए अब हम लोग जानते हैं कि परिवेष्टन की समाप्ति
कैसे होता है या परिवेष्टन की समाप्ति कब माना जाता है। पॉइंट नंबर 1, युद्ध समाप्ति, यानी जब युद्ध समाप्त होगा उस स्थिति में नाकाबंदी समाप्त हो जाता है। पॉइंट नंबर 2, परिवेष्टनकर्ता सरकार द्वारा उसे हटा लिया जाता है, यानी जो राज्य नाकाबंदी किया है वह नाकाबंदी हटा लेगा तो खुद ब खुद ही नाकाबंदी खत्म हो जाएगा। पॉइंट नंबर 3, परिवेष्टन का प्रभाव खत्म होना, यानी जब लगातार उल्लंघन हो रहा हो परिवेष्टन का। दोस्तों इसका मतलब यह है कि जब नाकाबंदी लगा दिया जाता है और बार बार उसके नियम में उल्लंघन हो रहा है, यानी कोई आ रहा है कोई जा रहा है उसको रोक नहीं पाता है, तो उस स्थिति में परिवेष्टन का उल्लंघन होता है और उस समय नाकाबंदी को समाप्त माना जाता है। पॉइंट नंबर 4, यदि जिस राज्य ने परिवेष्टन किया है उसे हरा दिया जाए तब, यानी जिस देश का समुद्र तट या बंदरगाह को घेरा गया है वह देश जो परिवेष्टन करता है उस राज्य को हरा देता है, उस स्थिति में परिवेष्टन समाप्त हो जाएगा। पॉइंट नंबर 5, परिवेष्टन जिस जगह पे हुआ है उस जगह को जीतकर, यानी जिस क्षेत्र को नाकाबंदी किया गया है यदि उस क्षेत्र को भी जीत लेता है तो उस स्थिति में परिवेष्टन को समाप्त माना जाएगा। पॉइंट नंबर 6, यदि परिवेष्टन करने वाला जहाज हट जाए तो उसे परिवेष्टन का समाप्ति माना जाता है। दोस्तों इसका मतलब यह है कि जब परिवेष्टन करते समय जंगी जहाज़ों को लगा दिया जाता है उसके सामने में और वह जहाज जब पीछे हट जाता है तो उस स्थिति में भी परिवेष्टन को समाप्त माना जाता है। दोस्तों आइए अब हम लोग जानते हैं कि लंबी दूरी का परिवेष्टन और समीप परिवेष्टन क्या होता है। समीप परिवेष्टन, जब शत्रु राज्य के बंदरगाहों और समुद्र तटों को समीप से युद्धपोतों से घेर लिया जाता है उसे समीप परिवेष्टन कहते हैं, यानी बिल्कुल करीब आके उसके बंदरगाह और समुद्र तट को जब जंगी जहाज़ों से घेर लिया जाता है उसको समीप परिवेष्टन कहते हैं या समीप नाकाबंदी कहते हैं। लंबी दूरी का परिवेष्टन, जब हजारों मील दूर से ही शत्रु राज्य को घेर लिया जाता है उसका परिवेष्टन या नाकाबंदी कर दिया जाता है, उसे लंबी दूरी का परिवेष्टन कहते हैं। दोस्तों इसका मतलब यह है कि हम उस स्थिति में समीप नहीं जाते हैं लेकिन दूर से ही उसको घेर लेते हैं और ना किसी जहाज को अंदर जाने देते हैं और ना किसी जहाज को बाहर जाने देते हैं, उसे ही लंबी दूरी का परिवेष्टन कहते हैं। जैसे विश्व युद्ध के समय जर्मनी मीलों दूरी तक बारूदी सुरंगें बिछा रखा था तो ब्रिटेन ने उसे हजारों मील दूर से नाकाबंदी कर आयात निर्यात पर रोक लगा दिया। दोस्तों अब हम लोग जानेंगे कि नाकाबंदी का उल्लंघन किस स्थिति में माना जाएगा। जब कोई जहाज परिवेष्टन क्षेत्र में जाने की कोशिश करता है या निकलने की कोशिश करता है उसे दोषी माना जाता है और उसमें लदे हुए सामान को जब्त कर लिया जाता है या नष्ट कर दिया जाता है। दोस्तों जब नाकाबंदी लागू हो जाएगा और उसके बाद में कोई जहाज उसके अंदर जाने की कोशिश करेगा या कोई जहाज बाहर जाने की कोशिश करेगा उस स्थिति में नाकाबंदी का उल्लंघन माना जाएगा और उसके जहाज को और उसके सामग्री को नष्ट कर दिया जा सकता है या उसके सामान को जब्त कर नष्ट कर दिया जाता है और उसके आदमियों को पकड़ लिया जाता है। दोस्तों आइए अब हम लोग जानते हैं पॉइंट के माध्यम से कि युद्ध परिवेष्टन और शांतिपूर्ण परिवेष्टन में क्या अंतर है। पॉइंट नंबर 1, युद्ध काल में किया गया परिवेष्टन युद्ध परिवेष्टन कहलाता है। दोस्तों इसका मतलब यह है कि जब युद्ध हो रहा हो और उस समय में किसी देश का समुद्र तट या बंदरगाह को घेर लिया जाता है तो उसे युद्ध परिवेष्टन या नाकाबंदी कहते हैं। पॉइंट नंबर 2, युद्ध परिवेष्टन का उद्देश्य शत्रु को कमजोर कर उसे आत्मसमर्पण के लिए मजबूर करना है। दोस्तों युद्ध परिवेष्टन जब भी किया जाता है तो शत्रु देश को कमजोर करने के लिए और उसे आत्मसमर्पण को मजबूर करने के लिए ही किया जाता है। पॉइंट नंबर 3, युद्ध परिवेष्टन सभी देशों पर एक समान लागू होता है। दोस्तों इसका मतलब यह है कि जब एक बार नाकाबंदी लग जाएगा तो सभी देशों के ऊपर समान रूप से लागू होगा युद्ध परिवेष्टन में। पॉइंट नंबर 4, युद्ध परिवेष्टन में युद्ध परिवेष्टन का नियम लागू होता है। इसका मतलब यह है
कि ना कोई जहाज अंदर जाएगा और ना ही कोई जहाज बाहर जाएगा। पॉइंट नंबर 5, युद्ध परिवेष्टन का प्रयोग युद्ध करने वाले देश एक दूसरे के विरुद्ध करते हैं। दोस्तों इसका मतलब यह है कि सिर्फ यह दो देशों के बीच में होता है। आइए अब हम लोग जानते हैं शांतिपूर्ण परिवेष्टन। पॉइंट नंबर 1, शांति काल में किया गया परिवेष्टन शांतिपूर्ण परिवेष्टन कहलाता है। यानी जब युद्ध नहीं हो रहा हो उस समय में जो परिवेष्टन किया जाता है या नाकाबंदी किया जाता है उसे शांतिपूर्ण परिवेष्टन कहते हैं। शांतिपूर्ण परिवेष्टन का उद्देश्य शत्रु के तटों और बंदरगाहों को घेर कर उसका व्यापारिक संपर्क खत्म करना होता है। दोस्तों युद्ध परिवेष्टन में शत्रु को कमजोर कर उसे आत्मसमर्पण के लिए मजबूर करना होता है। वही शांति परिवेष्टन में शत्रु के व्यापारिक स्थिति में कमजोर करना या अन्य देशों के साथ में उसका व्यापारिक संबंध को तोड़ने के लिए किया जाता है। पॉइंट नंबर 3, शांतिपूर्ण परिवेष्टन सिर्फ उस राज्य पर लागू होता है जिसे दबाव डाला जाता है। दोस्तों यह पार्टिकुलर एक देश पे होता है जिस देश पे दबाव डालने के लिए वह राज्य परिवेष्टन करता है। पॉइंट नंबर 4, शांतिपूर्ण परिवेष्टन में जहाजों को पकड़ने का और जब्त करने का अधिकार नहीं है। दोस्तों इसका मतलब यह है कि सिर्फ व्यापारिक संबंध को तोड़ा जाएगा, न कि जहाज को जब्त किया जाएगा या बंदी बनाया जाएगा। पॉइंट नंबर 5, शांतिपूर्ण परिवेष्टन शक्तिशाली राज्य कमजोर राज्य के विरुद्ध करता है। दोस्तों इसका मतलब यह है कि शांतिपूर्ण परिवेष्टन जब होता है वह उस स्थिति में ही होता है जब शक्तिशाली राज्य कमजोर राज्य पे करता है। दोस्तों अब मैं आप लोगों को इस टॉपिक से जुड़े हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से यह आग्रह करना चाहता हूं कि यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको दूसरा वीडियो भी मिले। इसके साथ ही यदि आपको यह पसंद आया हो वीडियो तो लाइक जरूर करें। इसके साथ ही कमेंट करके हमें जरूर अपना राय दें। क्वेश्चन नंबर 1, परिवेष्टन का अर्थ क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 2, परिवेष्टन या नाकाबंदी का परिभाषा बतलाएं। क्वेश्चन नंबर 3, परिवेष्टन कितने प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, परिवेष्टन की समाप्ति कैसे होती है या कब माना जाता है इसे समाप्त। क्वेश्चन नंबर 5, सर्वप्रथम नाकाबंदी कब हुआ और किसने किया। क्वेश्चन नंबर 6, लंदन और पेरिस घोषणाएं क्या थी। क्वेश्चन नंबर 7, परिवेष्टन के लक्षण या विशेषता बतलाएं। क्वेश्चन नंबर 8, लंबी दूरी का परिवेष्टन और समीप का परिवेष्टन क्या होता है, व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 9, परिवेष्टन या नाकाबंदी का उल्लंघन कब माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, युद्ध परिवेष्टन और शांतिपूर्ण परिवेष्टन में अंतर बतलाएं। धन्यवाद।